अपनी एक अलग क्लास में पढ़ेंगे। हमने बेसिक रेशियो देखा और बेसिक रेशियो में 2 रेशियो का कॉम्बिनेशन, 3 का कॉम्बिनेशन, उससे ज़्यादा का कॉम्बिनेशन आप बड़े आराम से सीख चुके हो। उसके ऊपर क्वेश्चंस किए कुछ। उसके बाद हम लोगों ने मैंने आपको फिर टाइप 2 कराने से पहले सम इम्पोर्टेंट रेशियोज़ यानी कि 8-10 रेशियो मैंने आपको लिखवाए, जो बड़े ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं और जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं की, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कल की क्लास करना, तभी आज की क्लास आप करें। क्योंकि आज की क्लास में मैं सीधा सवालों से शुरुआत करूँगा। जो कॉन्सेप्ट हम कल की क्लास में अंत में पढ़ चुके थे, उसके ऊपर सवाल आज हम करना शुरू करते हैं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपनी क्लास। टाइम भी बिल्कुल 9 बज चुके हैं एग्ज़ैक्ट और टाइप 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए बच्चे ज़रा और बताइए मुझे इसका जवाब क्या होगा? सभी लोग। सवाल है A बराबर 5/4 B बराबर 2/10 C। तो ABC क्या होगा? कल मैंने आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई थी। अच्छा यहाँ से अगर मैं A अपॉन B यानी कि A अनुपात B आपसे पूछूं, तो क्या आप मुझे कह दोगे कि B जो है सर वो A के नीचे आ जाएगा? सम इम्पोर्टेंट रेशियोज में मैंने लिखवाया था आपको ये भी। बराबर कितना है 5/4 और यहाँ से अगर मैं C को B के नीचे ले आऊं, तो B/C कितना है 2/10। अच्छा क्या एक बात बताओ, क्या ABC अगर उसने पूछा है, उसमें जो A और B का रेशियो है, बच्चे वो 5 और 4 रहेगा। तो जिस भी ऑप्शन में A और B का रेशियो 5-4 नहीं है, वो ऑप्शन मेरा जवाब कैसे हो सकता है? गलत। तो यहाँ पर 5 और 4 भाई 3 पंजे 15, 3 चौको 12। चलो ये ऑप्शन मेरा 5-4 दे रहा है। क्या ये मेरा आंसर हो सकता है? नहीं। ये कितना रेशियो दे रहा है? 5-2। क्या ये जवाब हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मुझे तो A और B का रेशियो 5 और 4 चाहिए। ये है, बिल्कुल है। यानी कि मेरी गाड़ी अटक गई अब ऑप्शन ए और डी में। अब मैं आता हूं बी और सी का रेशियो। बी और सी का रेशियो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। यानी कि बी और सी का रेशियो 1-5। इन दोनों ऑप्शन में चेक करना है बस। ये है 4 तिया 12, 4 पंजे 20। भाई ये तो 3-5 बन रहा है, हमें तो 1-5 चाहिए। 3 ऑप्शन हट गए, चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है। चाहो तो कर लो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। देख लो मिल गया। आप चाहो तो इसे डिटेल में भी कर सकते हो कि भैया ABC का रेशियो लिख लो। 5-4 AB का रेशियो है और 1-5 BC का रेशियो है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 एकम 5, सीधी करेंगे 4 एकम 4, फिर क्रॉस करेंगे 5 चौको 20। कितना मिल गया? 5, 4 एंड 20। दैट इज ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलें। नेक्स्ट 3A बराबर 2B बराबर 12C है, तो ABC का रेशियो क्या होगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ A, B एंड C? ये भी कल मैंने टाइप्स ऑफ रेशियोज में आपको सिखाया था कि अगर मैं डायरेक्ट ABC का रेशियो निकालने जाता हूं, तो भाई अगर आपको A का रेशियो चाहिए तो A को छुपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो। तो अगर आप A को छिपाते हैं तो बाकी दो की गुणा कितनी होगी? 12 दूनी 24। अगर आप B का रेशियो चाहिए तो B को छुपा लो, बाकी दो की गुणा कर दो, 12 तिया 36। और अगर आपको C का रेशियो चाहिए, C को छुपा लो, बाकी दो की गुणा कर दो, 3 दूनी 6। क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है? क्या ये मानक अनुपात है? आप कहेंगे नहीं सर 6 से कट रहा है। 6 एकम 6, 6 छिंग 36 और 6 चौक 24। यानी कि 461 आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना होगा बच्चा? 461। आगे बढ़े। नेक्स्ट ये सवाल करिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा? 461। कल सैटरडे है ना, कल आपकी क्लास होगी और फिर मंडे को होगी और मोस्ट प्रोबेबली के मंडे को हम ये चैप्टर एंड कर देंगे। मंडे को ये चैप्टर एंड कर देंगे हम लोग, ओके। और ट्यूसडे को प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा, तो अगले वीक में हम लोग एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर कर लेंगे। उसके बाद फिर टाइम वर्क, पाइप सिस्टम और एवरेज। बताइए भाई 2/3 P बराबर 4/5 Q बराबर 3/2 R। कल मैंने टाइप्स ऑफ रेशियो में ये भी आपको करवाया था, ये भी करवाया था मैंने आपको, याद करो। आपसे PQR का रेशियो पूछा है। पहले इसको डिटेल में करेंगे, फिर इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चे 2P/3। इसको मैं लिख सकता हूं 4Q/5 और इसको मैं लिख सकता हूं 3R/2। इस तरीके से बड़े आराम से लिख सकते हैं। याद करो कल मैंने आपको लिखवाया था कि अगर बीच में बराबर का साइन है और ये PQR इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र है,
तो जो इनके नीचे संख्या होती है वही रेशियो हो जाती है। लेकिन क्या पी क्यू आर स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है? नहीं। तो फिर इनको इंडिपेंडेंट कैसे करेंगे? जो इनके साथ संख्या है उसे 3 के भी नीचे ले आओ। 3/2 बराबर Q अपॉन 5/4 बराबर R अपॉन 2/3। अब क्या पी क्यू आर इंडिपेंडेंट हो गई? अब जो बचे पी क्यू आर का रेशियो होगा वो इनके नीचे वाली संख्या हो जाएगी, यानी कि 3/2, 5/4 और 2/3 होगी कि नहीं? अब क्या करना है, ये भी कल मैंने सिखाया कि जो डिनोमिनेटर जो हर है उसका एलसीएम ले लो। आप कहेंगे सर 2, 4 और 3 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 3 यानी कि वो संख्या जो तीनों से कटे वो आती है 12। भाई 2 छिक्के 12, 4 दिया 12, 3 चौके 12। वो नंबर चाहिए जो तीनों से कट जाए और 12 की गुणा तीनों रेशियो में कर दो। यहाँ भी एलसीएम की गुणा इनके डिनोमिनेटर के एलसीएम की गुणा तीनों रेशियो में। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं की होगी उनको लग रहा होगा ये क्या चल रहा है भाई। तो पहले आपको कल की क्लास करनी पड़ेगी, तब जाकर ये सीन क्लियर होगा। 3 चौको 12, 4 दूनी 8। तो क्या रेशियो आ गया? 18, 15 और 8। ऑप्शन नंबर ए। ये तो हो गया इसका डिटेल्ड मेथड। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आपके मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिलता है तो उसे कम समय में और ट्रिक के साथ आप कैसे कर सकते हो। ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत है ही नहीं आपको, नो नीड। तो फिर क्या करेंगे? फिर आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में ये सवाल आ रहा है, अपना ट्रिक कैसे लगाएंगे? आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आर नाम की भी कोई चीज है। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आर नाम की भी कोई चीज है। आप केवल पी और क्यू पे फोकस करो, केवल पी और क्यू पे। तो ये कितना है हमारे पास? 2/3 पी बराबर 4/5 क्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना जरा, 5 दूनी 10 पी बराबर 4 तिया 12 क्यू। तो 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10। अगर मैं यहां से पी और क्यू का रेशियो आपसे पूछूंगा तो पी के सामने 6 होगा और क्यू के सामने 5 होगा। मैंने क्या किया बच्चे? मैंने केवल और केवल पी और क्यू का रेशियो देखा और मुझे पता है कि उसने अगर मुझसे पी क्यू आर पूछा है तो जो उसमें पी और क्यू का रेशियो होगा वो 6 और 5 ही होगा। जिस ऑप्शन में पी और क्यू का रेशियो 6, 5 नहीं है वो ऑप्शन आपका जवाब नहीं हो सकता। आप देखो 6 और 5 किस में नहीं है? यहाँ तो 3, 5 है, हमें तो 6, 5 चाहिए। यहाँ 2, 4 है, हमें तो 6, 5 चाहिए। यहाँ 15, 8 है, हमें तो 6, 5 चाहिए। 3 ऑप्शन हट गए, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? अपने आप सही हो जाएगा। दैट्स ऑल। बन गई बात। 3 पंजे 15, 3 छह 18, देख लो मिल गया 6, 5, है ना? तो इस तरीके से केवल पी और क्यू का रेशियो देखकर ही आपने 3 ऑप्शन हटा दिए। फिर आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ऐसा करते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखेंगे बच्चे जरा, इसका जवाब बताओ। कह रहा है 3y बराबर a और 6a बराबर 3b, तो y अपॉन b क्या होगा? y अपॉन b की वैल्यू क्या होगी? y अपॉन b। देखो यहां से अगर मैं y बराबर आपसे पूछूंगा इस वाले समीकरण से y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा a अपॉन 3। y बराबर कितना है बच्चा? a/3। और यहां से मुझे b बराबर चाहिए क्योंकि फाइनली मुझे y अपॉन b करना है। तो y की वैल्यू तो मैंने पता कर लिया, a/3। अब आपको b की वैल्यू पता करनी है, तो b बराबर कितना होगा यहां से बताइए। भाई 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो b बराबर कितना हो गया? 2a। कितना हो गया बच्चा? b बराबर हो गया 2a। आपको क्या चाहिए? y अपॉन b पूछा है ना। तो y कितना है? a/3 और b बराबर कितना है? 2a। तो नीचे आ जाएगा 2a। a से a कट गया, कितना आ गया? 1/3 दूनी 6। जवाब आ गया ऑप्शन नंबर सी, 1/6। ओके, आगे चले। अगला सवाल ये देखेंगे, बताइए जरा मुझे इसका जवाब। कह रहा है यदि P का 80% बराबर Q का 2/5 है तो P रेशियो Q क्या होगा? सिंपल है। यदि P का 80% बराबर Q का 2/5 है तो P रेशियो Q क्या होगा? बताएंगे।
भाई 80% का फ्रैक्शन आप जानते हैं, सब जानते हैं 4/5 होता है। जो नहीं जानते हैं आपका मैथ्स खतरे में है। सच्चाई से हटके, मतलब सच्चाई से वाकिफ हो जाओ, मजाक से हटके कह रहा हूँ कि अगर आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़े हमको लगभग 15, 20, 25 दिन हो गए, अगर अब भी आप ये सोच रहे हो कि 80 का 4/5 कैसे लिख दिया, तो फिर आपका मैथ्स खतरे में। सिलेक्शन के बारे में मुझे नहीं पता, मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैथ्स खतरे में है। बराबर क्यू का 2/5, क्यू का 2/5। और कल मैंने आपको बताया था कि नीचे वाली संख्या नीचे वाली से कट सकती है और ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से कट सकती है। तो यहां पर क्या नीचे का 5 इस वाले 5 से कट जाएगा? कटेगा कि नहीं? बिल्कुल कटेगा सर। क्यू के साथ जो संख्या है 2 एकम 2, ये इससे कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो बच्चे यहां से पी और क्यू का रेशियो क्या होगा? भाई पी के सामने 1 और क्यू के सामने क्या है? क्यू के सामने है 2। तो पी और क्यू का रेशियो कितना आ गया बच्चा? 1 और 2। यही हमको चाहिए था, यही चाहिए था हमको। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 3 के पास। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, बहुत धीरे धीरे। टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 10, जरा देखिए बच्चे क्या जवाब होगा इसका। अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत अब हो चुकी। कह रहा है पी रेशियो क्यू 5/3 है, तो पी की पावर 4 माइनस क्यू की पावर 4 रेशियो पी की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 4 क्या होगा? अगर उसने आपको पी रेशियो क्यू दे दिया है तो पी की जगह 5 और क्यू की जगह 3 रख दो, और वहां पर रखकर मुझे बताइए जल्दी से क्या जवाब होगा। देखो पी की जगह 5 और क्यू की जगह 3 रखेंगे तो 5 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 रेशियो 5 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 कितना होता है? 625। और 3 की पावर 4 कितना होता है बच्चा? 81। अनुपात 625 प्लस 81। तो 5 में से 1 गया 4, 12 में से 8 गए 4, 544। 5 और 1 6, 8 2 10, 6 और 1 7। किसे कटेगा ये? 2 से कट जाएगा क्या? 272 रेशियो 353। तो 272 और 353, क्या ऑप्शन नंबर डी सही होगा? बिल्कुल सही होगा। 272 और 353, इस पे आ जाओ। इसे तो आप खुद से बताइए, तो कर सकते हैं आप। यदि ए रेशियो बी आपका 5/3 है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब रेशियो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, व्हाट इज द वैल्यू? आप कहेंगे सर ए की जगह 5 रख दो, बी की जगह 3 रख दो। तो 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब रेशियो 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, यही करेंगे ना बच्चा। 125 माइनस 27, 125 प्लस 27 कितना होगा? 15 में से 7 गए 8, 11 में से 2 गए 9, 7 5 12, 12 2 14 1 15। ठीक है, कितने से कटेगा? ये 2 से कट जाएगा 49, 2 से कट जाएगा 71। 49 71 कहीं ऑप्शन में 76, सॉरी 2 छिक्के 12 होता है ना, 49 76 आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे चलें। इस पे आ जाओ जरा, जल्दी से मुझे जवाब बता दो इसका क्या होगा। a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/7। तो 4a प्लस 3b माइनस सी रेशियो a प्लस b प्लस सी क्या होगा? क्या करना है आपको? आपको यहाँ देखना है बीच में बराबर का साइन है। कल जो मैंने सम इंपोर्टेंट रेशियोज लिखवाए थे कि अगर बीच में बराबर का साइन है और एबीसी हमारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्या भाई साहब, ये सॉल्व वाले भैया आपसे कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ ना? कि अगर एबीसी इंडिपेंडेंट है और बीच में बराबर का साइन है तो एबीसी का रेशियो क्या होगा? ज्यादा ठंड लग रही है तुम्हें? बताइए जल्दी से एबीसी का रेशियो। तो आप कहेंगे सर एबीसी का रेशियो हो जाएगा जो इनके नीचे संख्या है, यानी कि 2 3 और 7। तो बच्चे ए की जगह 2, बी की जगह 3 और सी की जगह 7 रख दो। जो उसने पूछा है उसका जवाब बता दो। तो आपसे उसने बोला है 4a, क्या बोला बच्चे? 4a प्लस 3b। तो 4a की जगह 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 3b, बी की जगह 3 रखेंगे 3 3 9 माइनस का c यानी कि 7 रेशियो a प्लस बी प्लस सी यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 7। तो
9 8 17 में से 10 7 गया 10, 7 3 10 2 12, तो 2 पंजे 10 और 2 छिक्कू 12, रेशियो कितना आ गया 5 6 का, ऑप्शन नंबर ए। सही है क्या? चलो ये सवाल देखता हूं किसका बनता है, कौन इस सवाल का जवाब बताता है, देखते हैं। ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। यदि ए बी का रेशियो 3 और √5 है तो 2a प्लस बी रेशियो 3a माइनस 2b का मान क्या होगा? बोलिए। आपको क्या करना है, a की जगह 3 और b की जगह √5 रखना है। देखिए क्या समीकरण बन के आएगा आपके सामने, देखेंगे। भाई a की जगह अगर मैं 3 रखता हूं तो ये कितना बन जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस, अगर b की जगह मैं √5 रखता हूं तो 6 प्लस √5 अपॉन, भाई a रेशियो b लिखो या a बटा b लिखो, मतलब सेम ही। 3a यानी कि 3 3 9 माइनस 2b यानी कि 2√5, b की जगह √5 रखना है। अब ये हमें मिल गया। अब मैं आपको थोड़ा सा परिमेयकरण के बारे में बताता हूं, थोड़ा सा पढ़ते हैं रेशनलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले बच्चे याद रखना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे बस, जैसे हमने वो CND रूल पढ़ा था ना, ऐसे ही थोड़ा सा रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण देखते हैं। परिमेयकरण क्या होता है? परिमेयकरण जितना हमारे जरूरत के हिसाब से है उतना ही पढ़ेंगे। परिमेयकरण का मतलब होता है कि अगर कोई भी संख्या, सुनना बड़े गौर से, अगर कोई भी नंबर a अपॉन b के फॉर्मेट में है, a अपॉन b के फॉर्मेट में है, जहां पर b जो है वो हमारा रूट वाली संख्या हो, जहां पर b क्या है, b हमारा एक रूट वाली संख्या हो, तो याद रखना हम परिमेयकरण यूज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास है 2/√3, क्या है 2/√3, अब 2/√3 एक रेशनल नंबर नहीं है, यानी कि आप इसको यूज करोगे √3 की वैल्यू निकालोगे डिवाइड करोगे, वो आपको इरेशनल नंबर, वो आपको इरेशनल अपरिमेय संख्या मिलेगी। लेकिन हमें तो परिमेयकरण करना है, यानी कि इसको रेशनल नंबर बनाने की कोशिश करनी है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ √3 है ना, आप √3 की गुणा ऊपर भी कर दो और आप √3 की गुणा बचे नीचे भी कर दो, इसको बोलते हैं परिमेयकरण। यानी कि जो रूट की वैल्यू आपको नीचे दिखी उसकी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो। अब आप शायद जानते होंगे कि रूट के अंदर अगर a है और उसकी मल्टीप्लाई दूसरी ऐसी ही संख्या से करते हो तो रूट हट जाता है। क्या होता है बच्चा, रूट हमारा हट जाता है। तो यहां पर ऊपर तो √2√3 रहेगा, ऊपर तो 2√3 रहेगा, लेकिन नीचे √3 गुणा √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये होता है परिमेयकरण। क्या होता है, परिमेयकरण। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 3/2 माइनस √3, जरा इसका परिमेयकरण करना। मैंने कहा जब भी डिनोमिनेटर में आपको रूट वाली वैल्यू मिले, अब ऐसी संख्याओं का परिमेयकरण, ऐसी संख्याओं का रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? यहां तो सीधा √3 के ऊपर नीचे गुणा कर दी, यहां पर क्या करते हैं, आप नीचे वाली वैल्यू देखो, क्या है ये 2 माइनस √3 है ना बच्चा, तो आपको बस जो इनके बीच में साइन है ना, इस पे फोकस करना है। साइन क्या है बीच में, माइनस का, आपको साइन बदल देना है। यानी कि अगर नीचे 2 माइनस √3 है तो 2 प्लस √3 की गुणा करनी है ऊपर नीचे। क्या करनी है बच्चा, 2 प्लस √3 की। सपोज अगर ये 2 प्लस √3 होता तो मैं 2 माइनस √3 की गुणा ऊपर नीचे करता। जो इन संख्या के बीच में साइन है उस साइन का अपोजिट साइन, माइनस है तो प्लस वाले की गुणा ऊपर नीचे, और प्लस है तो माइनस वाले की गुणा ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करने से पहले एक चीज मैं आपको और याद दिला देता हूं कि a माइनस बी और a प्लस बी का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं सर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है कि नहीं, a माइनस बी और a प्लस बी का मतलब। तो यहां अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो बन जाएगा आपका 3 और ब्रैकेट में 2 प्लस √3, लेकिन नीचे जब आप फोकस करेंगे तो आप देख रहे हैं a माइनस बी और a प्लस बी है, भाई 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3 है, तो क्या यही फॉर्मेट है मेरा, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 3, और 2 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1, भाई √3 का स्क्वायर क्या होता है 3,
√3 गुणा √3 3 मिलेगा, और 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया आपको 1 मिलेगा। ये होता है आपका रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। इतना ही आपको पढ़ना है। स्कूल टाइम में आपने बहुत पढ़ा होगा इसको, तो आपको 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, इतने में ही आपका काम चल जाएगा। चलिए सवाल में क्या था, ये अब इस पे आप रेशनलाइजेशन, इसमें परिमेयकरण लगाओ, सभी लोग इसमें परिमेयकरण लगाओ। क्या होगा, कैसे लगाएंगे भाई? यहां पर नीचे 9 माइनस √2 √5 है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 9 प्लस, वेरी गुड, ऊपर नीचे 9 प्लस 2 √5 की मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज करके। तो ऊपर तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा काम कैसे करना पड़ेगा कि भैया 6 की गुणा पहले 9 में करो, 6 निम्मा 54 प्लस, अब 6 की गुणा 2 में करो, 6 दूनी 12 √5, अब √5 की गुणा 9 में करो तो 9 √5 प्लस, और √5 की गुणा अब इसमें करो भाई, पहले तो 6 की गुणा 9 में ये आ गया, 6 की गुणा 2 √5 में ये आ गया, √5 की गुणा 9 में ये आ गया, √5 की गुणा इसमें करेंगे तो √5 गुणा √5 कितना मिलेगा? केवल 5, और 5 दूनी 10। भाई √5 की गुणा इसमें करोगे तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि √a गुणा √a क्या होता है? a, तो √5 गुणा √5 कितना हो जाएगा? 5, और 5 दूनी 10 डिवाइड बाई, नीचे क्या मिलेगा? a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस 2 √5 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे जरा, 54 और 10 64 प्लस 12 √5 और 9 √5 कितना हो गया? 21 √5 डिवाइड बाई 9 नाम 81 माइनस 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। भाई 2 √5 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो कितना आ गया? 20। तो ये आ जाएगा 64 प्लस 21 √5 डिवाइड बाई 81 में से 20 गया 61। क्या कहीं ऑप्शन में है? यस, ये रहा 1/61, 64 प्लस 21 √5। और ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में शायद आ जा सकता है। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है इस टाइप में। परिमेयकरण की नॉलेज आपको मैंने थोड़ी सी यहाँ पर दे दी, तो आपको पता होनी चाहिए। एक चीज और प्रैक्टिस करा देता हूँ। सपोज अगर मैंने आपसे 4 √3 का स्क्वायर पूछा, तो आपका जवाब देखो, बिना ज्यादा सोचे आपका जवाब कैसे आएगा? आप 4 का स्क्वायर करो दिमाग में ही, 4 चौक 16, अगर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, 4 चौक 16, और 16 की 3 में गुणा कर दो, रूट हटा दो, क्योंकि स्क्वायर लग के रूट हट जाएगा। तो आप कहोगे 4 चौक 16, 16 तिया 48, दिमाग में ही कैलकुलेट करोगे। अगर मैंने कहा 2 √7 का स्क्वायर बताना जरा कितना होगा, आप कहोगे 2 दूनी 4 और 4 की गुणा कर दो 7 में, 4 सत्तू 28, सीधा आप बोलोगे 2 दूनी 4 सत्तू 28। अगर मैंने आपसे कहा बच्चे 4 √2 और उसका क्यूब, अगर मैं क्यूब पूछता हूं, घन पूछता हूं, तो आपका जवाब क्या मिलेगा? अगर मैं घन पूछता हूं, बताइए जरा, तो इस बार आप क्या करोगे? देखो, √a का स्क्वायर अगर आप करते हो, सामने देखो, तो आपको a मिलता है। लेकिन अगर आप √a का क्यूब करते हो बच्चे, तो आपको पता है क्या मिलता है? a और √a, ये मिलता है आपको। अगर √a का क्यूब आप करते हो तो आपको a और √a मिलता है। ठीक है, तो यहां पर 4 का क्यूब तो 64 हो गया, और √2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 √2, तो 64 दूनी 128 √2। आगे से दिमाग में ही कैलकुलेशन करनी है। सपोज अगर मैंने आपसे कहा 5 √3 का क्यूब, जरा बताना कितना होगा? 5 √3 का क्यूब, तो आप कहोगे सर 5 का क्यूब 125, 125 की 3 में गुणा कर दो, 375, ये आ गया 375, और 1 √3 अलग से लिख दो, क्योंकि यहाँ क्यूब की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ क्यूब की बात हो रही है। तो ये सारी कैलकुलेशन बच्चे आपको फास्ट होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर आपको 2 दूनी 4 पंजे 20 मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ, और बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। कह रहे P/Q प्लस R 2/5 है, R/P प्लस Q 6/7 है, तो Q/P प्लस R का मान क्या होगा? बताइए भाई, आपको उसने दिया हुआ है P/Q प्लस R बराबर 2:5 का रेशियो, 2/5, और आपको दिया हुआ है R/P प्लस Q कितना? 6/7, और आपसे पूछ रहा है भैया Q/P प्लस R बताओ। कैसे इस सवाल को टैकल करें, कैसे टैकल करें इस क्वेश्चन?
जरा मुझे एक बात बताओ, पी, क्यू और आर की टोटल वैल्यू अगर मैं यहां से आपसे पूछूं, तो जरा आप मुझे बताना, रेशियो में ही बता दो। पी की वैल्यू कितनी है 2 और क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी है 5। भाई पी की वैल्यू कितनी है 2 और क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी है 5, और मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे टोटल बताओ पी प्लस क्यू प्लस आर का, रेशियो में ही बता दो। आप कहोगे 5 और 2 7, 7 है सर, 7 है ना। और यहां से मैं पी क्यू आर पूछता हूं तो आर मेरे पास है, पी प्लस क्यू मेरे पास है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं तो मुझे मिलेगा 7 और 6 13। कितना मिलेगा यहां से 7 और 6 13। भाई ऊपर से तो मुझे टोटल मिला 5 2 7 और यहां से टोटल मिला 7 6 13। क्या ये टोटल वैल्यू कभी अलग हो सकती है? क्या पी क्यू आर की एक ही क्वेश्चन में पी क्यू आर की वैल्यू एक तरफ तो 7 दे रखी है और एक तरफ 13 दे रखी है? भाई ये तो हो ही नहीं सकता। आपको पी क्यू आर की वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी। सुनो समझो देखो कि पी क्यू आर की वैल्यू यहां तो 7 है, 5 प्लस 2 7, और पी क्यू आर की वैल्यू यहां 7 और 6 13 है। ये अलग अलग हो ही नहीं सकती, इनको बराबर होना पड़ेगा। और इनको बराबर होना पड़ेगा, कैसे बराबर करेंगे कि इस 7 की गुणा 13 में कर दो और इस 13 की गुणा 7 में कर दो। तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, ये पी क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई? पी क्यू आर की वैल्यू बराबर हो गई। क्या हो गई बच्चे? बराबर हो गई। तो अगर 13 की गुणा यहाँ की है तो भैया 13 की गुणा ऊपर भी करनी पड़ेगी और नीचे भी करनी पड़ेगी। तो कितना आ गया? 26 बटे 65। अगर आपने 7 की गुणा यहाँ की है तो यहाँ भी करनी पड़ेगी और यहाँ भी करनी पड़ेगी। ये आ गया 42 और 49। सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने पी क्यू आर को जोड़ा, 5 2 7, पी क्यू आर को जोड़ा 7 6 13, दोनों को बराबर किया। 13 की गुणा यहाँ, 7 की यहाँ। 13 की यहाँ पे की है तो दोनों रेशियो में करनी पड़ी, 7 की यहाँ की है तो दोनों रेशियो में करनी पड़ी। अब आपको पी क्यू आर का रेशियो मिल गया। सबसे पहले आपको क्या करना है? पी क्यू आर का रेशियो अलग अलग बताना है। तो पी का कितना है? 26, आर का कितना है? 42, तो क्यू का कितना हो जाएगा? टोटल कितना है? 13 सत्ते 91, तो आर कितना हो जाएगा? 91 माइनस 26 प्लस 42, यानी कि 6 और 2 8 और 4 2 6। तो 11 में से 8 गया 3, 8 में से 6 गया 2, तो आर कितना मिल गया? आर मिल गया हमें 23। ये रेशियो सबसे पहले आपको चाहिए था। तो मैंने आपसे क्या बोला कि पी के सामने 26 है तो पी की वैल्यू, आर के सामने 42 है तो आर की वैल्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? या तो 49 में से 26 घटा दो। भाई पी प्लस क्यू कितना है? 49, तो उसमें से पी की वैल्यू 26 माइनस कर दो तो आपको 23 मिल जाएगा। या फिर टोटल 91 है, उसमें से पी और आर 68 माइनस कर दो 23, तब आपको मिल जाएगा क्यू की वैल्यू। अब आपसे क्या पूछा है उसने? उसने पूछा है क्यू रेशियो पी प्लस आर। तो क्यू कितना है? 23, और पी प्लस आर यानी कि 6 और 2 8 और 4 2 6, तो 23 रेशियो 68। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ये भी एक स्टार वाला क्वेश्चन है। क्या है बच्चा? ये भी एक स्टार वाला क्वेश्चन। ओके, अच्छा सवाल था। देखिए इसे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 13 से 7 गुना इसलिए क्या बच्चे? यहाँ पर पी क्यू आर की वैल्यू टोटल 7 थी, यहाँ पर पी क्यू आर की वैल्यू टोटल 13 थी। मुझे 7 और 13 को बराबर करना है, बराबर। और वो कैसे कर सकता हूँ? जब इस 13 की गुणा ऊपर कर दो और इस 7 की गुणा नीचे कर दो, तो ये भी 13 सत्ते 91 हो जाएगा और ये भी 13 सत्ते 91। बराबर करने के लिए मैंने बोला। ओके, और अगर यहाँ 13 की गुणा की तो 2 के साथ भी करनी पड़ेगी, 5 के साथ भी। यहाँ 7 की करी तो 6 के साथ भी करनी पड़ेगी, 7 के साथ भी। तो P कितना आ गया? 26, आर कितना आ गया? 42। तो P और R की वैल्यू मैंने 26 और 42 लिख दी यहाँ से। अब मुझे Q चाहिए था, तो टोटल कितना है? 91, उसमें से P और R यानी कि 26 और 42 68 माइनस कर देंगे तो R मिल जाएगा 23। अब जो उसने बोला है उसको मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, बस हो गया। चले आगे, चलो ये सवाल देखिए जरा, क्या जवाब होगा इसका। कह रहा है 5m प्लस n रेशियो 5m माइनस n बराबर 5 रेशियो, तो m रेशियो n क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m रेशियो n? आर नहीं, कहाँ पे? कहाँ पे आर नहीं? अरे हाँ यार, वो समझाओ ना, मतलब इतनी भी कॉमन सी बात नहीं समझ सकते हो तुम।
काहे के जवान बनने जा रहे हो। कह रहे यदि 5m प्लस n रेशियो 5m माइनस n 5 2 का रेशियो है तो mn का रेशियो क्या होगा। क्या मैंने कल आपको CND रूल पढ़ाया था, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। क्या मैंने उसमें बोला था कि जो संख्या ऊपर प्लस हो रही है वही संख्या नीचे अगर माइनस हो रही है तो हम CND रूल लगा सकते हैं। a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, बी ए के साथ जुड़ा और बी ए में से घटा तो CND रूल लगाओगे। तो यहाँ आप देख रहे हो 5m में एक बार n जुड़ा और 5m में एक बार n माइनस हुआ। क्या सेम संख्या प्लस हुई और सेम संख्या माइनस हुई तो क्या CND रूल लगेगा। बिल्कुल लगेगा। आप इसे कह सकते हो सर 5m प्लस n बटे 5m माइनस n। देखो जो संख्या ऊपर प्लस हुई वही संख्या नीचे माइनस हुई है और आपको यहाँ किसकी वैल्यू पता कर सकते हो 5m बटे n की वैल्यू। भाई a बटा b की ही वैल्यू पता करेंगे ना, तो a हमारा 5m है और b हमारा n है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार जोड़ दो 5 और 2 7 और एक बार 5 में से 2 माइनस कर दो, यानी कि 7/3। और ये वाला 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे चला जाएगा, यानी कि 7 अपॉन और 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15। कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। भाई अगर आपके पास ऐसे हो ना 2a/b बराबर 3/5 और हमें a/b चाहिए तो ये दो क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे चला जाता है, यानी कि 3/10। ऐसे मान लो अगर कहीं ऐसे हो a/3b बराबर 2/5 तो ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा, a/b कितना हो जाएगा 6/5। ऐसे होता है, ठीक है। तो यहां पर जो 5 ऊपर था ये क्रॉस होके नीचे चला गया, 5 दिया 15। अब चाहो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हो, 2 की मल्टीप्लाई पहले इधर करो पूरे में, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करो पूरे में, m वालों को एक तरफ ले लो, n वालों को एक तरफ ले लो, फिर mn का रेशियो निकालो, वो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप सीधा इसमें CND रूल लगाओ, 2 स्टेप में सवाल खत्म है। बशर्ते आपको CND रूल की कंडीशन पता होनी चाहिए कि जो संख्या ऊपर प्लस हो रही है बचा वही संख्या नीचे माइनस होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप CND रूल नहीं लगाओगे, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही सवाल का जवाब निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलें आगे। चलो ये सवाल बताइए जरा, जैसे ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्या इसमें CND रूल लगेगा। जरा सोच समझ के बताना, क्या इसमें CND रूल लगेगा। 5x माइनस 2y रेशो x माइनस 2y बराबर 9 17 है, तो 9x अपॉन 13y की वैल्यू क्या होगी। 9x अपॉन 13y, देखो हमें क्या दिया हुआ है 5x माइनस 2y बटे x माइनस 2y बराबर दिया हुआ है 9/17। क्या मैं यहाँ CND रूल लगा सकता हूं। इतना तो आप अपनी बुद्धि का यूज कर सकते हैं कि यहां पर CND रूल नहीं लगेगा सर। क्यों, क्योंकि यहां पर सेम संख्या ऊपर प्लस में नहीं है और वही संख्या नीचे माइनस में नहीं है, वो कंडीशन मेरी यहां पर नहीं है, तो मैं CND रूल नहीं लगाऊंगा। तो फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 17 की गुणा 5 में करेंगे 17 पंजे 85x माइनस 17 की गुणा 2 में करेंगे 17 दूनी 34y बराबर 9 की गुणा x में करेंगे 9x माइनस 9 की गुणा 2 में करेंगे 18y। अब क्या करो, y वालों को एक तरफ ले लो और x वालों को एक तरफ ले लो, y वालों को एक तरफ ले लो और x वालों को एक तरफ ले लो। तो अगर आप कहते हो कि सर ये प्लस का 9 है ये इधर ले आओ, तो 85 में से घटेगा -9x और ये माइनस का 34 उधर जाकर प्लस का 34 हो जाएगा, तो 34y प्लस का हो गया माइनस का 18y। तो भैया 85 में से 9 गया, ये आ गया 76x और ये जाकर उधर घटेगा, 14 में से 8 गया 6, ये आ गया 16y। ठीक है भाई, 4 से जाएगा 4 चौक 16, 4 से जाएगा 19 बार। तो x रेशियो y कितना हो गया भाई, x के सामने 4 और y के सामने 19। क्या बात सही है, 4 और 19। लेकिन हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था 9x अपॉन 13y। तो x की जगह में क्या रखूंगा, x की जगह में 4 रखूंगा अपॉन 13 और y की जगह में क्या रखूंगा 19 रखूंगा। तो कितना आ गया, 9 चौको 36, 13 निम्मा 117, 13 एकम 13 और 11 24। तो 36/247 ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। 36/247 क्या सही है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ओके आगे बढ़े।
चलो चलते हैं टाइप नंबर 4 की तरफ। और टाइप नंबर 4 में अब मैं आपको थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम बताता हूँ। अभी तक हमने केवल डायरेक्ट देखा कि भैया ये रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो बताओ। अब हम चलते हैं थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम यानी कि हमारे रेशियो को अगर वो लैंग्वेज में बनाकर दे दे, 4-5 लाइन का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दे दे, उसको कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। अगर वर्ड प्रॉब्लम में दे दे तो भैया कैसे हम लोग सवाल को करेंगे। टाइप 4 से हम शुरू करते हैं। जैसे हमारे सामने ये रहा, चीजें वही रहेंगी जो हमने अभी पढ़ी। अभी जो हमने 2-3 टाइप पढ़े, इनमें चीजें बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा था कि भाई फला फला का रेशियो है, ये का रेशियो है, ये बताओ। यहाँ पर आपको पूछेगा वही, लेकिन थोड़ा सा घुमाकर पूछेगा। ऐसे 4-5 लाइन का क्वेश्चन बनाकर फिर पूछेगा। बात वही है, करना वही है जो आपने अभी 2-3 टाइप में किया है। अब पढ़ो एक बार। कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल 98 है। ओके, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2-3 है, 3 में से पहली और दूसरी का, कह रहा है दूसरी का और तीसरी का रेशियो 5-8 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी बताओ। बात तो वही है ना, लेकिन उसने सवाल में पूछ लिया इसको। तो आप कहेंगे सर तीनों संख्याओं को कुछ मान लो। आप कहो सर ए बी सी मान लो, वेरी गुड। अब सवाल कहता है पहली और दूसरी का रेशियो 2-3 है। पहली और दूसरी का रेशियो कितना है, 2-3। तो ए और बी का रेशियो कितना हो गया, 2-3 हो गया। ए और बी का रेशियो कितना है, 2-3। अब कह रहा है दूसरी और तीसरी का रेशियो 5-8 है। दूसरी और तीसरी का, तो नीचे वाली लाइन में लिखो, यहां लिखो 5, यहां लिखो 8। और अब यहां पर आपको एबीसी का रेशियो सबसे पहले फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे भैया, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, फिर सीधी मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15, और फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 8 तिया 24। तो 10, 15 और 24, 10, 15 और 24, तो आपको मिल गया तीनों संख्याओं का रेशियो। याद करो कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी रेशियो को अगर आप ओरिजिनल नंबर में बदलना चाहते हो, किसी भी रेशियो को अगर आप ओरिजिनल नंबर में बदलना चाहते हो, तो आपको उसे आर से रिप्लेस करना होगा। 10R, 15R और 24R। और यानी कि आर हमारा वो नंबर है जिसको मैं रेशियो से मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल संख्या में बदलता हूं। तो अब मैं अगर इन तीनों को जोड़ता हूं, 24 और 15 39, 39 और 10 49, 49 आर की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, योगफल 98। तो आर कितना होगा, आर हो जाएगा 49 दूनी 98। आर की वैल्यू हो गई 2। कह रहा है तीसरी संख्या, अरे हमें तो 24 आर चाहिए, यानी कि 24 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा बच्चे, 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट है, 48 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैसा भी का आ गया। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, जरा इसका जवाब बताओ। कह रहा है 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी का अनुपात 8-9 है, दूसरी और तीसरी का रेशियो 3-4 है। यदि पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। आप कहेंगे सर तीनों संख्याओं को ए बी सी मान लो। मान लिया तीनों संख्या। कह रहा है पहली और दूसरी का रेशियो 8-9 लिख दो। कह रहा है दूसरी और तीसरी का रेशियो 3-4 लिख दो। सबसे पहले तीनों का रेशियो बताना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधी मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये रेशियो वाली संख्या है, लेकिन हमें तो ओरिजिनल में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, आर लगा देंगे इनके साथ। 24R, 27R और 36R। तो ये मेरी ओरिजिनल संख्या बन गई, 24R, 27R और 36R। अब उसने बोला कि यदि पहली और तीसरी का मल्टीप्लीकेशन 2400 है, पहली और तीसरी का मल्टीप्लीकेशन 2400, तो अगर आप पहली और तीसरी का मल्टीप्लाई करते हो, तो 24R गुणा 36R बराबर कितना है जी, 2400। ये सवाल ने बोला है कि पहली और तीसरी का मल्टीप्लीकेशन। देखो 24 से तो पूरा 2400 100 बार कटेगा, ये 36 उसके नीचे आ जाएगा, और आर की आर में गुणा करोगे तो आर स्क्वायर बराबर 100/36। तो यहां से बच्चे अगर मैं आर आपसे पूछता हूं, तो अंडर रूट ऑफ 100/36 मिलेगा। और 100 का अंडर रूट कितना होता है, 10, और 36 का कितना होता है, 6। 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो आपको आर की वैल्यू कितनी मिल गई, 5/3। ये आर की वैल्यू मिल गई आपको 5/3। अब आर की वैल्यू 5/3 मिल गई, आपसे कह रहा है दूसरी संख्या, यानी कि आपको 27 आर की वैल्यू चाहिए बच्चे। बी बराबर 27 आर, और 27 आर की वैल्यू कितनी होगी, 27 गुणा 5/3।
तो 3 नाम 27 और 9 पंजे 45। क्या जवाब हो जाएगा आपका? 45 बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ रेशो को सीधा मान के चलते हैं, आर मान के नहीं चलते। पिछले क्वेश्चन में तो चल जाएगा कि आप रेशो को सीधा जोड़ो, 49 यूनिट की वैल्यू 98, 1 की वैल्यू 2, 24 की वैल्यू 48। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन देगा जहां गुणनफल यानी कि मल्टीप्लीकेशन कहेगा रेशो को, वहां ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर दो कांस्टेंट टर्म आपस में गुणा होकर स्क्वायर बनाते हैं। दो कांस्टेंट टर्म आपस में गुणा होकर स्क्वायर बनाते हैं। अगर आप आर नहीं लगाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके दिमाग से निकल जाएगा कि जब आप दो की गुणा कर रहे हो तो कांस्टेंट टर्म का भी स्क्वायर बनना है, वो भूल जाओगे आप। इसीलिए रेशियो को ओरिजिनल संख्या के बराबर कभी भी करो तो उसको पहले रेशियो को आर से रिप्लेस कर, सॉरी आर जोड़ लीजिए उस रेशियो में, तब जाकर सॉल्यूशन कीजिए, एक ही बार में सवाल सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अच्छा सवाल था ये भी। चलिए इस सवाल पे आइए, देखेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को जरा। सवाल है 207 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 1/8 दूसरे भाग का 1/5 का रेशियो 5/4 है। बताइए वो दोनों भाग क्या होंगे? सभी लोग रेशियो को कट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, 3 8 24, 3 नाम 27, 3 से 12 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लीजिए, कर सकते हो। कह रहा है कि 207 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 1/8 दूसरे का 1/5 का रेशियो 5/4 है। बोलो। भाई दो भागों में 207 को बांटोगे, आप कहो सर ए और बी में बांट दो, ए और बी, ठीक है, इन दोनों का योग 207 के बराबर ही है। कह रहा पहले भाग का 1/8, 1/8 ए, दूसरे भाग का 1/5 यानी कि 1/5 बी बराबर किसके है? रेशियो 5/4 के। ऐसा ही दिया हुआ है सवाल ने, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप कहोगे 1/8 गुणा 4 ए बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 गुणा 5 बी, तो 4 से जाएगा 4 दूनी 8 यानी कि 1/2 ए बराबर 5 से 5 गया बराबर बी, तो दो उधर ले जाओ, आप कहोगे 1 ए बराबर 2 बी, तो यहां से ए और बी का रेशियो कितना आ गया? भाई ए के सामने 2 और बी के सामने 1, ए और बी का रेशियो कितना आ गया? 2:1। अब जैसे ही ए और बी का रेशियो 2:1 आया तो ऑप्शन में देख लो 2:1 के रेशियो में कौन से ऑप्शन है? 2:1 के रेशियो में यानी कि बी का डबल होना चाहिए ए, दूसरे वाले का डबल पहले वाला होना चाहिए, आपको 207 को बांटने की जरूरत ही नहीं है। अब ये देखो दूसरे वाले का डबल होना चाहिए पहले वाला। क्या 69 का डबल 138 है? बिल्कुल है। क्या 24 का डबल 183 है? ना। क्या 99 का डबल 108 है? बिल्कुल ना। क्या 70 का डबल 137 है? ना। तीन ऑप्शन कट गए, ए अपने आप सही हो जाएगा। आपको इस 207 को भैया 2:1 के रेशियो में बांटने की जरूरत ही नहीं है। आपने जैसे ही रेशियो देखा ए और बी का 2:1, तीन ऑप्शन अपने आप कट गए, पहले वाला दूसरे का डबल होना चाहिए। ये तो ऑप्शन से मतलब है, आप चाहो तो आप कर लो। 2 और 1 3 यूनिट की वैल्यू 207, एक की वैल्यू 3 6 18, 3 नाम 27, तो दो की वैल्यू 138 और एक की वैल्यू 69, ये देख लो, तब भी आप कर सकते। ये सवाल देखिए, 3300 को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा गया कि पी का 4 गुना, क्यू का 7 गुना, आर का 2 गुना है, बराबर है। कह रहा है ए आर का हिस्सा बताइए क्या होगा? व्हाट इज द हिस्सा ऑफ आर? कैसी बातें करते हो तुम? एक बच्चा बहुत देर से कमेंट कर रहा है कि क्या ये रिकॉर्डेड क्लास है, क्या ये रिकॉर्डेड क्लास है, क्या ये रिकॉर्डेड क्लास है? भाई थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करो, ज्यादा ठंड पड़ रही है, मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा काम कम कर रही होगी। अगर ये रिकॉर्डेड क्लास होती तो आपके सवाल का जवाब मिल पाता? नहीं मिलता। और अगर ये लाइव क्लास है तो तुम्हें कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। फिर दोनों केस में तुम गलत कमेंट कर रहे हो, आउट ऑफ ट्रैक चल रहे हो। ट्रैक पे रहो, इतनी ठंड में अगर तुम पढ़ाई को समय दे रहे हो तो प्रॉपर पढ़ाई करो। फिर बाद में तुम ही लोग कहते हो कि हम मैंने तो पूरा पढ़ाई की थी, जी जान लगा कर पढ़ाई की थी, पता नहीं फिर क्यों कम नंबर रह गए।
इसीलिए रह गए क्योंकि तुमने समय तो दिया, पढ़ाई तो की, लेकिन वास्तव में पढ़ाई नहीं की। तुम्हारे जितना ही समय देकर तुम्हारे बराबर वाला, तुम्हारा पड़ोसी तुमसे आगे निकल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी पढ़ रहे हो तो कमेंट कम से कम करो। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कमेंट है तो ही करो, जो सवाल चल रहा है। सवाल से अलग अगर आपका कोई कमेंट है, बाहर का कोई कमेंट है, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं चल रहा, वो नहीं अपनी वो पीडीएफ नहीं डली, वो फलानी क्लास क्यों नहीं हुई, उस क्लास में कैसे होगा, ये वैकेंसी क्यों नहीं आई, मेरी हाइट इतनी नहीं है, अंकित सर से बोलो ये वीडियो बना दे। ऐसे कमेंटों पे ध्यान दोगे तो शायद एक तो आपको पता है कि मैं आपका जवाब नहीं दूँ। आप इतने दिन में समझ चुके होंगे कि ये मास्टर एक्स्ट्रा कमेंट के जवाब देता ही नहीं है। आप कुछ भी बोल लो इसे। और जब आपको पता है कि ये मास्टर फालतू कमेंट के जवाब देगा ही नहीं, तो फिर इसके सामने क्यों करो फालतू के कमेंट? मत करो ना, किसी और के सामने करो जो आपका जवाब दे ऐसे कमेंटों के, है ना? तो कह रहा है पी का 4 गुना, यानी कि 4p। क्या करें बच्चा? पी का 4 गुना पी का हो गया। देखो बोर्ड भी गुस्सा हो गया, एक्स्ट्रा बात करते हैं हम लोग जैसे। कह रहा है 4p बराबर 7q बराबर 2r, ऐसा सवाल ने बोला। तो सबसे पहले पी क्यू आर का रेशियो बताइए। सबसे पहले क्या करो बच्चे, पी क्यू आर का रेशियो बताओ। क्या आप बता सकते हो पी क्यू आर का रेशियो? मुझे पी का रेशियो बताना है, छुपा लो बाकी दो को गुणा कर दो। क्यू का रेशियो बताना है, छुपा लो बाकी दो को गुणा कर दो। और आर का रेशियो, आर को छुपा लो, 7 चौको 28। क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है? 2 से कट जाएगा सर अभी, 2 चौको 8 और 2 से जाएगा 14 बार। अब ये स्टैंडर्ड रेशियो बन गया। कह भैया 3300 रुपए है टोटल, तो हम कहेंगे 14 4 18, 18 7 25, तो 25 यूनिट की वैल्यू 3300। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 25 एकम 25, 5 3 8, 25 तिया 75, 25 दूनी 50। तो भैया आर का हिस्सा तो 14 गुणा 132, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 2 44, 14 एकम 14 4 18। तो कितना आ गया? 1848। बिल्कुल सही जवाब है 1848, मेरा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका टाइप खत्म होता है। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 5 की तरफ, और आज का लास्ट टाइप है, आसान टाइप है। क्या है इसमें? इसमें है कंपैरिजन ऑफ रेशियो, अनुपात की तुलना। क्या है? इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे कंपैरिजन ऑफ रेशियो और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे अनुपात की तुलना। कि कौन सा रेशियो बड़ा है, कौन सा रेशियो छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम, घटता क्रम, है ना? देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले तो ये बताओ। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ाना, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं? आरोही क्रम। आरोही क्रम, और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। और दूसरा होता है बच्चे डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है दूसरा? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, सवाल ऐसे ही लिख के आएगा कि अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इसको बोलेंगे हिंदी में अवरोही। अवरोही, अवरोही आप जानते हैं घटता हुआ क्रम होता है। क्या होता है बच्चे? घटता हुआ क्रम। आपको कुछ रेशियो दे देगा, आपसे कहेगा बताइए सबसे छोटा रेशियो, बताइए सबसे बड़ा रेशियो, आपसे कहेगा बताइए बढ़ता हुआ क्रम, आपसे कहेगा लगाइए इनको घटते हुए क्रम में। 4 क्वेश्चन पूछेगा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम। ये 4 आपसे पूछेगा। तो असेंडिंग यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, डिसेंडिंग यानी कि घटता हुआ क्रम। अब बहुत सारे तरीके बच्चों के पास होते हैं, लगभग 3-4 तरीके होते हैं, और अलग अलग तरीकों से बच्चे इनको सीखते हैं। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आपको अगर वो ठीक लगे तो उसको फॉलो करना। उसके अलावा अगर आपको कोई और आता है आप उसे अप्लाई कर लेना, लेकिन अगर आपको कोई भी नहीं आता तो जो मैं बताऊं उसे ही सीखना है फिर आपने। ओके, चलिए। जैसे मैं आपको पहले एक स्पेशल केस बताता हूं, वो स्पेशल केस पढ़ के फिर आपको जनरल केस बताऊंगा। स्पेशल केस क्या है बच्चे? कि कोई रेशियो हमको दिया हुआ है, जैसे सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि ए रेशियो बी रेशियो डी, पी रेशियो सी नहीं, मैं कहूंगा टी रेशियो डी, मैं कहूंगा एक्स अपॉन वाई, और मैं कहूंगा पी अपॉन क्यू। ये 4 रेशियो दिए हुए हैं। एक यूनिवर्सल में आपको चीज, बहुत सॉरी स्पेशल केस बता रहा हूं आपको। सपोज 3-4 रेशियो दिए हुए हैं और इनमें कंडीशन, वो कंडीशन लगा के देगा। अगर वो कंडीशन नहीं होगी तो मैं आपको एक यूनिवर्सल केस बताने वाला हूं। पहले ये कंडीशन है, मैंने बोला ना स्पेशल केस है ये। स्पेशल केस तो क्या है? स्पेशल केस कि अगर कुछ रेशो दिए हुए हैं और इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि इनके अंश और हर, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश, नीचे वाले को हर।
इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो अगर इनके अंश और हर का डिफरेंस सब में बराबर है, जो डिफरेंस यहाँ है वही डिफरेंस यहाँ है, वही सेम डिफरेंस यहाँ है, वही सेम डिफरेंस यहाँ है। ये डी का मतलब है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर वो सब में इक्वल है, चाहे वो 1 1 1 1 हो, चाहे 2 2 2 2 हो, चाहे 3 3 3 3 हो। अगर डिफरेंस सब में बराबर है, डिफरेंस का मतलब है बड़े में से छोटा घटाना, वो कितना भी हो सकता है, लेकिन अगर बराबर है तो भैया ऐसे स्पेशल केस में आपका जिस भी फ्रैक्शन का अंश बड़ा होगा, जिस फ्रैक्शन का या जिस भिन्न का, इंग्लिश वाले बच्चे फ्रैक्शन लिख लेंगे, जिस भिन्न का, भिन्न यानी कि ए बटा बी को भिन्न कहते हैं, सी बटा डी को भिन्न कहते हैं, जिस भिन्न का अंश यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन लार्जेस्ट होगा, वो भिन्न क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ये है, ये स्पेशल केस है। अब इस स्पेशल केस के ऊपर मैं क्वेश्चन करा देता हूं। सपोज मैंने आपसे बोला 3/4, 7/8, 1/2, 19/20, 12/13। अब मैंने आपसे कहा कि आपको 4-5 क्वेश्चन के जवाब बताने हैं मुझे। सबसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और चारों के चारों के जवाब आपसे ही मुझे चाहिए। क्या देखिए, क्या ये स्पेशल केस को फॉलो कर रहे हैं? क्या ये जो फ्रैक्शन आपको दिए हुए हैं या ये मेरे स्पेशल केस को फॉलो कर रहे हैं क्या? 3 और 4 का डिफरेंस 1, 7-8 का डिफरेंस 1, 1-2 का डिफरेंस 1, 19-20 का डिफरेंस 1, 12-13 का डिफरेंस 1, सबका डिफरेंस 1 1 1 1 1 है, बराबर है। तो मैं आपसे पूछता हूं सबसे बड़ा फ्रैक्शन, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, और आपको इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। ये चारों सवालों के जवाब चाहिए। अगर आपने देखा कि भैया स्पेशल केस है, सबका डिफरेंस बराबर है, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन वही होगा जिसका न्यूमरेटर, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो अंश सबसे बड़ा किसका है भैया? देख लो, 19 वाला सबसे बड़ा है, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन 19/20। सबसे छोटा कौन सा होगा? जिसका अंश, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा यानी कि 1/2। स्मॉलेस्ट कितना आ गया? 1/2। और अगर आपसे कहेगा असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये होता है बढ़ता हुआ क्रम। असेंडिंग यानी कि आरोही क्रम का मतलब है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो असेंडिंग यानी कि आरोही में सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, यानी कि 1/2। उसके बाद आएगा 1 से अगला है 3, यानी कि 3/4। उससे अगला है 7, यानी कि 7/8। उससे अगला है आपका 12, यानी कि 12/13। और उससे अगला है फिर 19, यानी कि 19/20। ये असेंडिंग ऑर्डर में लग गए क्या? यस। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है अवरोही, यानी कि घटता हुआ क्रम, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में सबसे बड़ा सबसे पहले लिखा जाता है। तो सबसे बड़ा यानी कि 19/20, फिर 12/13, फिर 7/8, फिर 3/4, और फिर 1/2। ये इस तरीके से आप स्पेशल केस के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है भैया। अब आप कहेंगे कि सर अगर ऐसा नहीं हुआ कि भैया सब में डिफरेंस बराबर है, वो तो हम पढ़ने ही वाले हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको स्पेशल केस लिखा ना बच्चे, यहाँ पर स्पेशल केस है ये, तो स्पेशल केस का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं यूनिवर्सल, जो सब में लागू होगा। जो क्या होगा? जो सभी में लागू होगा। जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को ले लेता हूँ, 3/4, 7/8, 1/2, 3/4, 7/8, 1/2, 12/13 और 19/20। इसी से ही हम सारा का सारा खेल सीख जाएंगे। क्या है, आपको ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं। अब यूनिवर्सल मेथड क्या बोलता है कि आपको नहीं पता कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, आपको नहीं पता कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, आपको नहीं पता क्या असेंडिंग ऑर्डर, आपको नहीं पता क्या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यूनिवर्सल मेथड बोलता है बच्चे कि आप न्यूमरेटर में 2-2 जीरो लगा दो, 2-2 जीरो, सभी के अंश में 2-2 जीरो लगा दो, यहां भी 2 जीरो, यहां भी 2 जीरो, यहां भी 2 जीरो। तब में आपने क्या किया? अपनी तरफ से 2-2 जीरो लगा दिया। मैंने बोला ना सबके पास अपने अलग तरीके होंगे, जो इसके अलावा कोई तरीका जानता है वो तरीका लगा लो बच्चे अपना। जिसको नहीं पता वो इस तरीके को देखे, और जो बच्चा कह रहा है टाइम ओवर हो गया, आप जा सकते हैं। डिस्टर्ब मत करिए क्लास को। मैंने क्या बोला? 2-2 जीरो आपने लगा दिया।
अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप इसको डिवाइड करो 4 से, 4 से डिवाइड करोगे, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, ये तो पूरा 75 बार कट गया, पूरा 75 बार कट गया। इस वाले को काटिए भाई, 8 नाम 72 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 अठे 64, 6 आ गया ना, 8 सत्तू 56। अब ये 87 पॉइंट जाएगा, पूरा पूरा नहीं कटा है, ये पूरा पूरा कहाँ कटा है भाई, 8 अठे 64, ये 60 आ गया, 8 सत्तू 56, ये पूरा पूरा नहीं कटा, ये 87 पॉइंट समथिंग है। तो मैं एग्जैक्ट 87 वाली वैल्यू को ले लूंगा, डेसिमल के बाद क्या आएगा उसकी जरूरत मुझे नहीं है। उसकी जरूरत मुझे कब पड़ेगी, जब 2 फ्रैक्शन में 87 पॉइंट आ जाएगा, फिर मैं उन 2 फ्रैक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा डेसिमल के बाद। लेकिन यहां पर ये एग्जैक्ट 87 बार नहीं गया, 87 पॉइंट समथिंग बार गया है। आप इसको 87 ही रहने दो, आप इसको 87 ही रहने दो। अब 2 से काटो, 2 से काटोगे ये आ जाएगा 50, 13 से काटोगे 13 निम्मा 117, 3 13 एकम 13, ये 91 पॉइंट समथिंग जाएगा, आप इसे 91 91 ही रहने दो। फिर आप कहोगे 0 से 0 गया, 2 से जाएगा 2 नाम 18, 2 पंजे 10, 95 एग्जैक्ट कट गया। आपने डेसिमल के बाद कितनी बार गया वो काउंट नहीं किया, जितनी बार ये पूरा पूरा गया है उतना देख लिया। अब आप इसको अरेंज कर लो, जो वैल्यू सबसे छोटी आई है वो फ्रैक्शन सबसे छोटा हो जाएगा। भाई जैसे सबसे छोटी वैल्यू ये आई 50, तो ये हमारा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट हो गया। सबसे बड़ी वैल्यू कहां से मिली है 91, नहीं 95, ये हमारा लार्जेस्ट हो गया। हमने पीछे भी तो ऐसे ही निकाला, 19/20 लार्जेस्ट है, 1/2 स्मॉलेस्ट है, बाकी असेंडिंग डिसेंडिंग लगा सकते हो। ये जो तरीका है 2-2 जीरो लगाकर करने वाला, ये किसी भी फ्रैक्शन में यूज कर सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है। सब में 2-2 जीरो लगाओ देखो, सब में 2-2 जीरो लगाओ देखो, बिल्कुल सही बार आपको मिल जाएगा। हाँ 13 दूनी 26, ठीक है ना, 92 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं सवाल दिखाता हूं आपको, जरा ये क्वेश्चन देखेंगे बच्चे एक बार। भाई सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, जो द फॉलोइंग रेशियो इज द लीस्ट स्मॉलेस्ट, बताइए। बताएंगे बच्चे जरा। भाई आप इसको कह सकते हो 15/47, आप इसको कह सकते हो 29/55, आप कह सकते हो 19/60, आप कह सकते हो 18/42। आप क्या करो, 2-2 जीरो लगा दो सब में, सब में 2-2 जीरो लगा दिया आपने। काटो जरा, 47 तिया कितना होता है, 141 होता है, आगे कितना बचेगा 9, 47 दूनी 94, यानी कि 12 पॉइंट समथिंग जाएगा, मैंने एग्जैक्ट 12 लिख लिया। ये कितनी बार जाएगा बच्चे, 5 से जाएगा 11 बार, 5 पूरे 25, 5 अट्ठे 40, जीरो, 11 पंजे 55, 3 11 दूनी 22, ये 52 पॉइंट समथिंग जाएगा, मैंने एग्जैक्ट 52 लिख लिया। ये 0 से 0 गया, 6 18, 1 6 एकम 6, 31 पॉइंट समथिंग जाएगा, मैंने 31 लिख लिया। ये जाएगा 6 सत्तू 42, 6 18, 300 बार, 7 चौको 28, 2 7 दूनी 14, ये 42 पॉइंट समथिंग जाएगा, मैंने एग्जैक्ट 42 लिख लिया। अब उसने क्या पूछा है, कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। तो बच्चा आप देख लो, जो वैल्यू सबसे छोटी आ रही है उसका रेशियो भी सबसे छोटा होगा, तो भैया 15/47 हमारा लीस्ट यानी कि सबसे छोटा हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा कहेगा तो भैया लार्जेस्ट हमारा ये हो जाएगा। अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कहेगा तो भी हम बड़े आराम से बता सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर कहेगा यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम, तो सबसे छोटा ये, फिर दूसरे नंबर पे ये, फिर तीसरे पे ये, फिर चौथे पे ये। अगर कहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम, तो पहले सबसे बड़ा आएगा ये, फिर 42, फिर 31, फिर सबसे छोटा। चारों क्वेश्चन के जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई समस्या है नहीं है। उन्नीस 60 12 नहीं होगा, गलत कर दिया क्या कुछ, देख लेना बच्चे एक बार, सॉरी, देख लो भाई, मुझे थोड़ा सा हो सकता है चीजें यहाँ कुछ बदली है। हाँ हाँ हाँ, 47 तिया 141 होता है ना, हाँ 47 तिया 141, 9 47 दूनी लगभग 31 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो ये भी 31 पॉइंट समथिंग जा रहा है ना, तो फिर आपको इन दोनों में देखना पड़ेगा, सॉरी, फिर आपको इन दोनों में देखना पड़ेगा, वो 1 लिख लिया ना मैंने, तो फिर आपको इन दोनों में देखना पड़ेगा, 15/47 और 19/60 में। तो 15/47 और 19/60, या तो आप ऐसा करो कि इसी के डेसिमल को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो,
या तो ऐसा करो कि इसी के डेसिमल को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, और जब दो रेशियो की बात करेगा, क्या करेगा बच्चे, जब दो रेशियो की बात करेगा तो आपको, अगर दो रेशियो में आप आके अटक गए कि भैया ये भी 31 पॉइंट समथिंग है और ये भी 31 पॉइंट समथिंग है, तो दो रेशियो में फिर 0 0 लगा के डेसिमल को आगे मत बढ़ाओ। आप फिर क्या करो, आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, दो रेशियो में क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, 15 छिक्के 90, 900, और इसकी मल्टीप्लाई किसमें कर लो, कितना आएगा, 19 सत्ते 133, 13, 19 चौक 76, 76 और 13 कितना होता है, 6 और 3 9, 7 और 1 893। दो रेशियो की अगर बात हो रही है तो दो रेशियो को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 15 छिक्के 90 और 47 गुणा 19 893। तो इन दोनों में कम वैल्यू कौन सी है, 893, यानी कि ये फ्रैक्शन हमारा इन दोनों में छोटा हो जाएगा, इन दोनों में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो जीत हो जाएगी 19 8 की। सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूं कि वो थोड़ा सा 31 की जगह 12 हमने गलती से लिख दिया था, तो हमारा ये हो जाएगा लीस्ट, क्योंकि दोनों 31 31 पे आके अटक गए। भाई अगर इनमें डिफरेंस होता तो मैं बता देता कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, तो ये भी लगभग 31 बार गया, ये भी लगभग 31 बार गया, तो फिर दो फ्रैक्शन को अलग से लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 900 और ये 893, इन दोनों में ये छोटी वैल्यू है तो ये छोटा होगा, और हमें छोटा वाला ही चाहिए। मान लो बड़ा वाला पूछता तो भैया फिर ये बड़ा होता, 15/47। ठीक है, चलो, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल पे आइए जरा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अधिक है, बड़ा पूछ रहा है कौन सा अधिक है, तो भैया यहाँ 2/3 लिख लो, यहाँ 8/3 लिख लो, यहाँ 7/4 लिख लो, यहाँ 1/5 लिख लो, दो दो जीरो सब में लगा दो, दो दो जीरो आप लगाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 20, ये आएगा 4 एकम 4 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, ये आएगा 3 दूनी 6, 2 3 6 18, 3 6 18 266, ये आएगा 3 6 18, 3 6 18 66। अधिक वाला पूछा है तो 266, यानी कि 8/3, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। ओके, 8/3 बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़े, ये सवाल पे आएंगे जरा, 3 4 5 8 1 2 6 9 में सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है, सबसे बड़ा, तो आप कहेंगे सर 3/4 लिखो, 5/8 लिखो, 1/2 लिखो और 6/9 लिखो। आप दो दो जीरो लगा दो, सब में दो दो जीरो आपने लगा दिया, तो कितनी बार जाएगा ये, भाई 9 से जाएगा, 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54, लगभग 66 बार, ये जाएगा 50 बार, 8 छिंग 48, 2 8 दूनी 16, लगभग 62 बार, 4 सत्तू 28, 4 पंजे 20, 75 बार। तो कह रहा है कौन सा अनुपात बड़ा होगा, तो इनमें सबसे बड़ा तो 75 ही है, यानी कि 3 4 हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 4 सबसे बड़ा, 6 9 नहीं 3 4। ठीक है बच्चा, 6 9 का तो 66 आ रहा है, 3 4 का आ रहा है 75। ओके, आगे चले, चलो एक सवाल और दिखाता हूं मैं आपको, जरा इस क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग और बताएंगे मुझे इसका जवाब। अनुपात 12 13, 7 8, 9 10 और 5 6, कह रहा है कौन सा 0.9 से बड़ा है और 0.95 से छोटा है, यानी कि 0.9 से तो बड़ा होना चाहिए, 0.9 और 0.95 के बीच में होना चाहिए, इनके बीच में कौन सा फ्रैक्शन है, इनमें से देख लो क्या होगा। तो आप दो दो जीरो लगा दो, पहले फ्रैक्शन लिख लो 12/13, यहाँ लिख लो 7/8, यहाँ लिख लो 9/10, यहाँ लिख लो 5/6, और क्या करो, न्यूमरेटर में दो दो जीरो लगा दो। दो दो जीरो इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें डेसिमल से बच जाए, हम थोड़ा सा डेसिमल में ना जाए। दो जीरो लगाने का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक क्यों नहीं लगाई, दो क्यों लगाई, तीन क्यों नहीं लगाई। दो जीरो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, जिसे मल्टीप्लाई हम किसी संख्या में करते हैं तो थोड़ी सी एक बड़ी सी संख्या मिल जाती है, बस इतना ही है। तो दो जीरो यहाँ लगा, दो जीरो का मतलब है 100 से गुणा करना, ये है बेसिकली। दो जीरो का मतलब है किसी भी फ्रैक्शन को 100 से गुणा करना, और अगर आपने इन चारों फ्रैक्शन को 100 से गुणा किया है तो 0.9 को भी 100 से गुणा करना पड़ेगा और 0.95 को भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब इन फ्रैक्शन को 100 से गुणा कर रहे हो तो आपको जो वैल्यू मिलेंगी ना, वो 0.9 और 0.95 के बीच में नहीं मिलेंगी, वो 100 से गुणा करने पर, क्योंकि आपने सबको 100 से गुणा किया, तो वो वैल्यू आपको 90 और 95 के बीच में मिलेंगी। भाई 100 से गुणा करने पर ये 90 आएगा, ये 95, तो जो वैल्यू 90 और 95 के बीच में है वो आपका आंसर है, वो आपका जवाब है। तो बताना जरा, 13 निम्मा 117, 3 और 13 दूनी 26, तो यही मिल गई हमें तो 90 95 के बीच में। भाई हमें तो यही मिल गई 12/13 92, और हमें तो इन दोनों के बीच में चाहिए था, तो क्या मैं कह सकता हूं ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी को मत करो चेक, बाकी को आप मत करो चेक, कोई जरूरत ही नहीं है आपने।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। आप कह सकते हैं वेरी गुड सर, मजा आ गया। बाकी को देख लो आप, ये सब या तो बड़ी होंगी 90 से, सॉरी 90 से छोटी होंगी या 95 से बड़ी होंगी। इन दोनों के बीच में केवल एक ही मिला है 12/13। इनको आप खुद ट्राई कर लेना। इसे आप खुद करेंगे। इसे क्या करेंगे बच्चे, आप खुद से देखेंगे। ये सेल्फ के लिए मैं आपको दे रहा हूं, ये अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, अवरोही क्रम में लगाना है। इसका जवाब मैं आपको इसी शीट में करके दे दूंगा। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट होता है खत्म। कल हम पढ़ेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मिले तो जब आप आराम से लेट रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, यूट्यूब पर सर्च करना रामबाण सीरीज। उसमें 14 क्लास है, उसमें एक क्लास क्रॉस मेथड की होगी। ऐसे लेट के, कॉपी पेन लेकर नहीं, ऐसे लेट के देख लेना, स्पीड आगे आगे बढ़ा बढ़ा के क्या क्रॉस मेथड है। बेसिकली थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कल तो मैं आपको समझाऊंगा ही। अगर समय ना मिले तो कोई जरूरी नहीं है, कल आप आराम से फ्रेश आ सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।